बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करता हूँ जी मैं। अच्छा, लास्ट वीक जो हमने टेक टॉक में डिस्कस किया था वो कुछ डाइवर्जेंस के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी, जिसमें हमने आरएसआई की बात की थी, उसके बाद क्लेंगर की वीकली के ऊपर बात की थी, चेक इन की बात की थी, आरएस टाइम जो टाइम साइकिल्स के ऊपर थे उनकी बात की, और उसमें जो कंप्लीशन थी वो 9 दिसंबर को थी, जिसके ऊपर हमने हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की भी काफ़ी अरसे से हम जो बात करते आ रहे हैं, और कुछ बुलिश डाइवर्जेंस की जो हमने डिस्कशन की थी, और एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो 144 था उसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। तो उसके बाद जो अगर ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक काफ़ी वोलेटाइल रहा है मार्केट में, और जो पहली सपोर्ट थी वो भी टेस्ट हुई और सेकंड रेजिस्टेंस भी टेस्ट हुई। बैंड वही था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट उसी जो एरिया के अंदर ही मूव करती रही, और जो क्लोजिंग आई है वो 43,900 की आई। तो ओवरऑल वीकली बेसिस पे अगर देखें तो मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे ऑलमोस्ट 400 टू 500 पॉइंट्स प्लस बन हुई है। तो आगे अगर हम चले आज के टेक टॉक की तरफ, और टेक टॉक में आज फिलहाल कुछ एक मजीद इंडिकेटर की डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो जी, ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। उस इंडिकेटर से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हम टेक टॉक में एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हम किन सिनेरियोज को प्ले कर रहे हैं और क्या सिग्निफिकेंस लगती है इन सारी बातों की। जो टेक टॉक में हम डिस्कस करते हैं वो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि रियल मार्केट में रियल टाइम पे जो जो ये टेक टॉक पे डिस्कशन हो रही होती है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो हम अप्लाई भी साथ साथ करते रहें। सो सबसे पहले ये 2-3 हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत ब्रीफली और जल्दी में ये कर दूंगा क्योंकि हम 2-3 हफ्तों से इसी के ऊपर बहुत डिटेल में बात करें। सबसे पहले अंडरकट अगर ये आपका 42,700 को ब्रेक करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शन 38,000 के करीब चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे दो सपोर्ट लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले 100 वीक एक्सपोनेंशियल 100 वीक सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 42,000 के करीब बन रही है, और फिर एक सपोर्ट जोन है 41,800 से लेके 42,300 तक के लिए, ठीक है। तो ये अगर तो आपका ब्रेक होता है 42,700 तो हम नीचे अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे इंडेक्स अपने आप को एक जो ब्लड बात है उससे रोक सकता है, बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या ये सस्टेनेबल मूव होगी? अगेन सस्टेनेबल मूव के लिए मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए, जो कि अब नज़र आना शुरू हो गई है मार्केट में। सो अगेन ये अच्छा साइन है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हो जाती है मार्केट 3-4 दिन और, तो ये एक अच्छा मोमेंटम बनाती हुई ऊपर की तरफ को नज़र आएगी। फिर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है जो मेच्योर हो गई है अब इस वक्त। अगेन ये अच्छा साइन है। यहाँ पे आप देखें, ये आपका इंडेक्स आरएसआई जो है वो हाई लोज लगा रहा था और इंडेक्स आपका उस टाइम लोअर लोज लगा रहा था। अब ये मेच्योर हो रही है, अगेन ये अच्छा साइन है, बुलिश साइन है। उसके बाद क्लिंगर के ऊपर हमने डाइवर्जेंस देखी थी, ये भी इसी तरीके से है, बुलिश डाइवर्जेंस। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी मिच्योर हो रही है, अगेन ये भी अच्छा साइन है। अ, यहाँ पे ये आपके हाई लोज लगना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे आपकी वीकली के ऊपर लोअर लोज लगे हुए थे। तो ये एक अगेन अच्छा साइन है। चेकिंग के ऊपर भी ऐसे ही डाइवर्जेंस बनी हुई है। फिर उसके बाद हमने ये बात कही थी कि टाइम साइकिल्स की बात की थी। जो राइट शोल्डर है वो तकरीबन 9 दिसंबर को जाके अपना टाइम कंप्लीट करता था कि टॉप से बॉटम तक 9 दिसंबर हो जाना चाहिए। अगेन बेयर्स के पास अब टाइम कम है यहाँ पे। अगेन ये एक बुलिश इंडिकेशन है कि यहाँ से फर्दर ज़्यादा नीचे जाती हुई नहीं नज़र आती। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो थी, इसको भी देख लेते हैं, 144। और उसमें हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं कि या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 जो है वो इंडेक्स को जाके टेस्ट करे या इंडेक्स उसको टेस्ट करे। सो 144 अभी काफ़ी दूर है, ये तकरीबन 45,537, तो स्टिल पोटेंशियल है कि एक दूसरे को कैचअप करें। सो मोस्ट लाइकली इंडेक्स आपका कैचअप कर सकता है क्योंकि 144 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये थोड़ा स्लो मूव करती है, फास्ट मूविंग एवरेज नहीं है। सो मोस्ट लाइकली इंडेक्स आपका उसको जाके टेस्ट कर सकता है। सो ये हमने कुछ पॉइंट्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे टेक टॉक में, अगेन हमने इसको रिव्यू कर लिया है। अब आज जो टॉपिक है वो
ईएफआई के ऊपर है। अब ये ईएफआई इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, ये एल्डर्स फोर्स इंडेक्स है, हम जब टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं। सो इसका मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड बता दूं। अलेक्जेंडर एल्डर्स जो था, इसकी ये किताब आई थी 1993 में, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। बड़ी मशहूर किताब थी और बहुत अच्छी किताब है, अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। सो उसके ऊपर उसने अपनी बनाई हुई एक इंडिकेटर को डिस्कस किया, जिसका फार्मूला ये था। अब ये फार्मूला ज़ाहिर है सबको मुश्किल लगेगा, तो इसमें हम नहीं जाते। लेकिन इस फार्मूले में जो कंपोजिशन है इसकी, इसमें करंट क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, इसका ये मतलब ये प्राइस सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर वॉल्यूम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ये कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि फोर्स इंडेक्स है। सो ये देखता ही है कि कितनी पावर जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टॉक या आपका कोई भी चार्ट, कि वो किस तरीके से उसको मोमेंटम बनाता हुआ एक फोर्स के साथ ऊपर लेके जा सकता है। एक यूज़फुल इंडिकेटर है, और इसने बहुत सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे अ, इस तरीके से दिखा दिया। जब भी आप चार्ट्स खोलेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे, ईएफआई लिखें, आपके पास ये बना बनाया आ जाएगा, आपको फार्मूले की इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जैसे मैकडी का है कि ज़ीरो से ऊपर, ये जो बैरोमीटर इसने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, कि ज़ीरो से ऊपर जाए तो ये कंफर्म करता है कि ये प्राइस जो है ऊपर जाने वाली है। और अगर ये ज़ीरो से नीचे कहीं पे रहे तो इसका ये मतलब है कि ये बेयरिश है, स्टिल नीचे को जा सकता है। अब ये आज मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ अगेन, यहाँ पे एक चीज़ जिस तरीके से ये उसकी किताब में से लिया गया है कि राइजिंग फोर्स इंडेक्स अबव जीरो हेल्प्स कंफर्म राइजिंग प्राइसेस। सो अब ये जीरो से ऊपर चला गया है, क्या इसका ये मतलब है कि ये फर्दर ऊपर जा सकता है? जो करंट सिनेरियो है उसमें ईएफआई मोस्ट लाइकली आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि इसमें इतनी फोर्स होगी कि ये इंडेक्स को भी ऊपर लेके जाए। हम हिस्टोरिकली अगर इसके प्रीवियस डाटा पे जाएं और देखें यहाँ पे कि किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो अभी तक पिछले एक डेढ़ साल में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं इसकी ओवर सोल्ड कंडीशन से वी शेप रिकवरी देखूं, और उसके बाद यहाँ पे जीरो से ऊपर जब जाता है, यहाँ पे जैसे यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये ऊपर गया, जीरो से ऊपर गया, साइडवेज हुआ, एक कंसोलिडेशन बनी, और उसके बाद ये बहुत अच्छी इसने रैली की विद फोर्स, जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि फोर्स इंडेक्स है, और ये आप देखें पैराबोलिक मूव थी। इसी तरीके से यहाँ पे जब वी शेप रिकवरी हुई, कंफर्म किया कि जीरो से ऊपर चला गया, एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद इसने पैराबोलिक मूव दिखाई, और इंडेक्स भी उसके साथ परफॉर्म करता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पे इस केस में भी ऐसा ही सिनेरियो है, जीरो से ऊपर कंफर्मेशन और उसके बाद कंसोलिडेशन, और फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड मूव बनती हुई नजर आई। अब यही सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है इस वक्त, जो कि अगर मैं पिछले दो तीन सिनेरियोज से कंपेयर करूं, तो इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे ईएफआई क्या सजेस्ट करता है, कि जो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद एक लेग ऊपर की होनी चाहिए। सो यहाँ पे आज इसको बताने का मतलब ये था कि ज़ीरो से ऊपर कंफर्म किया इसने, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए जिस तरीके से ये प्ले कर रहा है पिछले दो तीन दफ़ा से, और उसके बाद फिर हम एक लेग ऊपर की देख सकते हैं। जब फिर ये इस लेवल पे कहीं पहुंचेगा ओवरबॉट कंडीशन में, फिर यहाँ पे जाके इसकी डाइवर्जेंस देखेंगे। अ, जैसे यहाँ पे थी, ये आपको हाइज भी बता रहा है, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनी, इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा था, और फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, इसने फिर बॉटम लगाया और फिर दोबारा ऊपर। सो ये बहुत परफेक्टली प्ले कर रहा है इस वक्त। अगेन ये जितने इंडिकेटर्स होते हैं ये हर वक्त नहीं प्ले करते। आई मीन टू से कि ये 100% नहीं होते, यहाँ पे इनमें ड्रॉबैक्स भी होते हैं। एक तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और सेकेंडली ये कि जिस तरीके से जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी विन रेशो 70-75% होती है, अगेन इसकी भी 70-75% है। तो इसको ज़िंदगी भर इस तरह से नहीं देखना कि यहाँ पे ये ज़ीरो से ऊपर चला गया है तो यहाँ से जो है लाओ माल हो जाएगा। सो देखभाल के सोच समझ के एनालिसिस करने के बाद इसके ऊपर जाएं। इसके मैं ड्रॉबैक्स भी दिखा देता हूँ। जब ये फेल हो रहा था, यहाँ पे इंडेक्स आपका नीचे आ रहा है और ये कंसोलिडेशन ही दिखा रहा था,
अगेन ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो अगर वो यहाँ पे जीरो की कंफर्मेशन से ऊपर बाय करते तो इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता था, जो कि 10,000 पॉइंट्स का है। सो देखना ये पड़ता है किस टाइम कौन सा इंडिकेटर किस वक्त प्ले कर रहा है, तो फिर जाके उसको यूटिलाइज करते हैं। फिलहाल इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जो इसका हिस्टोरिकल डाटा है लास्ट 3 to 4 टाइम्स का, वो कंफर्म करता है कि यहाँ से प्राइस जो है या इंडेक्स जो है वो बढ़ने वाला है। जी सर। जी बस काफ़ी डिटेल से आपने एक्सप्लेन किया, और मेरा ख्याल है कि वही चीज़ है कि जिसमें जब इंडिकेटर्स को आप साथ काम कर रहे होते हैं, साथ जब स्टॉप लॉस के लेवल्स होते हैं, तो वो फिर आपको हेल्प करते हैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो जी फिर आज आगे चलते हैं और इंडेक्स के व्यू के ऊपर हम चलते हैं, और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज जो है उनको डिस्कस कर लेते जी। इंडेक्स पे सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के ऊपर यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है वो फेवर करती है बुल्स को। सो पॉइंट्स टेबल पे जो बुलिश पॉइंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। इसका ये मतलब है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से जो इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या है कि अगर ये जो बाउंस आता है, अ, कितना बड़ा बाउंस होना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले एक तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, जो इसका टारगेट बनता है 45,500 का। और इन केस अगर ये ब्रेक कर जाती है तो ये यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनेगी 47,000 के करीब। सो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए इस रेंज के अंदर 4-5 दिन, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से 45,500 को या एक्सपोनेंशियल, अभी जो हमने 144 देखा था वो भी यहीं 45,500 के करीब लाया करता है। सो ये कन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, और उसके बाद अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर हम एक ऊपर जाते हुए यहाँ इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकते हैं 46,900 के करीब। अगेन ये डायनामिक है, ये नीचे भी आ सकती है। सो देखेंगे जिस टाइम इसको टेस्ट कर रहा होगा उस वक्त इसके क्या वैल्यूज बनती हैं। सो ये लोअर हाई बनाता हुआ नजर आएगा। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर बाउंस नजर आए। अब जो सपोर्ट लेवल्स हैं मार्केट के, वो 43,500 पहली सपोर्ट है, 42,850 सेकंड सपोर्ट है। अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से बाइंग इन सपोर्ट लेवल्स पे की जा सकती है। और फिर 44,500 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद अगेन एक और रेजिस्टेंस आएगी 45,075 पॉइंट्स पे। सो यहाँ पे अगर तो ये मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है, जो कि मुझे लग रहा है आ चुकी है, ये आपका डेली साइकिल लो था। सो यहाँ पे मेरे ख्याल में अब एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो चुका है। सो थोड़ी थोड़ी करके पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे अब यहाँ से आ जाना चाहिए। सो इसको कंक्लूड करते हैं। अगेन एक साथ एक ही जगह पे सब कुछ नहीं बाइंग कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी पोजीशंस को बिल्ड करें इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर। जी सर। हैं। जी थैंक यू, फिर आज काफ़ी डिटेल से हमने इनको डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, और लास्ट वीक जो मंडे को हमने ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ बार के क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे, उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी, एक्सक्लूसिव कॉल्स होती हैं पर्ल के क्लाइंट्स के लिए जो मंडे मॉर्निंग शेयर की जाती हैं, और इस दफ़ा अगेन बहुत अच्छी कॉल्स रही हैं। जो सपोर्ट लेवल्स बताए उन्हीं को टेस्ट किया, और वहीं से जो रेजिस्टेंस लेवल्स बताए उन्हीं को टेस्ट करने के बाद नीचे आ गया। जी टेक की एक कॉल थी 9.7 9.2 पे बाय करने की, 11.35 इसका टारगेट था, और इसने दोनों टारगेट्स को तकरीबन जाके टेस्ट किया है। जो जी टेक का हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 9.02 का, 8.70 का स्टॉप लॉस, 8.9 का स्टॉप लॉस था। सो बहुत करीब से इसने बहुत अच्छा बाउंस किया, 2 रुपए की गेंद दी और 11.15 को जाके टेस्ट किया। सो आई होप ये ट्रेड सबके लिए अच्छी रही होगी। फिर उसके बाद सेकंड कॉल थी हमारी एफएफएल के ऊपर। इसका स्टॉप लॉस लेवल 8.40 का था, लो वही लगा है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगेन ये वहां से बाउंस कर गया। अब जो इसके टारगेट्स हैं वो पहला 10.3, 11.10, अगेन इस स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इंटैक्ट है। फिर उसके बाद जो तीसरी कॉल थी वो बड़ी फिनोमिनल कॉल रही है। यहाँ पे ये देखिएगा, जो कॉल थी ये 13 दिसंबर की थी कि सपोर्ट 11.3 और 10.70 की है। इन दो लेवल्स पे बाय करना है। स्टॉप लॉस 10.40 का होगा और टारगेट आपका 13.10 का होगा। एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया इसने, यही सपोर्ट लेवल्स लगे।
और इन्हीं सपोर्ट लेवल से बाउंस करके जो इसका हाई लगा है वो 13.15 का था। और जो हमारा टारगेट था वो 13.10 का था, और इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद ये नीचे आ गया। सो जो लोग इन कॉल्स पे काम कर रहे हैं, 20% गेन आपको जी टेक में मिली, और ये पी आर एल में भी 20% गेन थी। और मज़े की बात, जो रेजिस्टेंस लेवल्स बताए हैं वही टारगेट हिट होने के बाद ये वापस नीचे भी आ गए। फिर उसके बाद बाइको, ये भी फिनोमिनल कॉल रही है। इसका जो सपोर्ट लेवल बताया था 5.65, 5.15, 5.65 से बाउंस किया 6.80। अगेन जो लो लगा है इस वीक वो 5.55 का था, और जो हाई लगा है वो 6.80 का ही था। और 6.80 को टेस्ट करने के बाद ये दोबारा से नीचे आ गया। सो बहुत अच्छी कॉल्स रही हैं, अगर जिसने भी पिक किए हैं तो 20-25% गेन किसी भी स्क्रिप्ट में इजीली मिल सकता था। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और हम जो क्यूरीज आई थी उनको आंसर कर लेते हैं। जी, सबसे पहले क्यूरी है टीआरजी की। टीआरजी ने अपनी पहली रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था 111, और उसके बाद ये जो है रिजेक्ट होता हुआ नीचे आया है। राइट नाउ ऐसा ये लगता है कि 111 115 को जाके ये टेस्ट कर सकता है। 115 वाली जो रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी। ये 38% फिप का लेवल भी बनता है इस एंटायर रैली का, जो 180 से लेके 75 तक की थी। सो अगर 111 115 को ब्रेक करता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली को कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज 115 की रेजिस्टेंस से ये रिजेक्ट होके थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। नीचे जो इसकी सपोर्ट लेवल्स हैं 102.20 की, और सेकंड सपोर्ट इसकी 96.50 पर आती है। फिर दूसरी दूसरी क्वेरी है एवीएन की। एवीएन की पहली रेजिस्टेंस 94.30 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 98.35 की है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इस बेयरिश ट्रेंड को ब्रेक करने का लेवल है, बैरोमीटर होगा। सो 98.35 को ब्रेक करता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 110 111 को जा सकता है। और नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 86.20 और फिर 81.70, दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। मेरे ख्याल में इसका भी ये यहाँ पे बॉटम हो चुका है। सो जब भी नीचे आए इन सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसका फिर 78 का बनेगा। फिर इसके बाद जो क्यूरी है नेक्स्ट है डबल जी एल की। इसमें ये बेयरिश डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, लोअर लोज लगा रहा है। सो ये जो इसका लोअर लो था मोस्ट लाइकली लगता है कि ये इस डेली साइकिल का लो हो। सो ये जो सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे मेंशन है 23.60 21.10, ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 20.4050 का बनेगा इन केस अगर ये यहाँ से नीचे आता है। और रेजिस्टेंस इसकी पहली आ रही है 25.3 पे, और फिर सेकंड रेजिस्टेंस है 26.50 पे। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली इसमें बने, जो कि शायद 29.30 तक भी जाके ये टेस्ट कर जाए। फिर इसकी जो नेक्स्ट क्यूरी आई हुई है वो अटक रिफाइनरी की है। अ, इसमें 133 की अच्छी सपोर्ट है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। 128 की भी अगेन दूसरी अच्छी सपोर्ट है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बेयरिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसको जाके टेस्ट करे, जो 143 पहली रेजिस्टेंस आएगी, फिर 148 इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है। सो ये इस पे भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए फिलहाल। फिर बायको के ऊपर अगर बात करें, क्योरी है बायको ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया था, लेकिन 6.80 से रिजेक्शन है। ये 6.80 बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर ये एक और जोन में चला जाएगा जो 6.8 से 8.10 के दरमियान है। सो फिलहाल 6.80 पहली रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट लेवल होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ब्रेक करता है तो फिर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दूसरी मिलेगी वो 7.25 पर है। अगेन इसको बाय ऑन डिप्स पे बाय करना चाहिए। ये यहाँ से मोस्ट लाइकली कंसोलिडेशन फेज में आ जाए तो 6.2 और 5.95 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर पाइनियर सीमेंट की एक क्यूरी है। पाइनियर सीमेंट में जो पहली सपोर्ट आ रही है 76 की है, दूसरी 72.50 की है। ये जो पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है ये मोस्ट लाइकली डबल बॉटम हो सकता है। सो एक्सपेक्ट करें कि जब भी नीचे आए इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है, जो कि इस टाइम 82.3 की है, तो जब भी बाय किया जा सकता है इस ब्रेकआउट पे। फिर जो इसका इमीडिएट टारगेट होगा वो 87 का होगा, और उसके बाद फिर 92 का हो सकता है। सो 82.3 इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे 72.30 या 50 इंपॉर्टेंट लेवल है। जी सर। जी थैंक यू। आगे चल हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं।
और हमारी ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अब अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है, वो उस पर कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।